हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे हम लोग इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स जून से लेकर जनवरी तक के आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक गुजारिश है दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो दिए गए 2 नंबर्स में से किसी पे भी कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है एक रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 या फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 की। ये रिलीज़ किसने की है? तो ये रिलीज़ की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच ने। ये रिपोर्ट ऐसी है जिसके तहत एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 4.0 को प्रस्तुत किया गया है। 2018 से ये 4.0 की जो GCI मेथडोलॉजी है इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और यही यूज़ की जा रही है इस रिपोर्ट द्वारा। ये जो मेथडोलॉजी है यानी कि GCI है, जो इंडेक्स है 4.0, ये गाइडेंस देता है, ये बताता है कि किस मैटर पे आपको काम करने की ज़रूरत है अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेन करनी है, उसको अचीव करना है। मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ये GCI 4.0 जो फ्रेमवर्क है ये 12 मेन ड्राइवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी या फिर पिलर्स में डिवाइडेड है, जिसको आगे जाके और 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रैंकिंग क्या है। सिंगापुर यहाँ पे नंबर 1 पे आ चुका है, जिसने यूएस को ओवरटेक कर लिया है एज मोस्ट कॉम्पिटिटिव नेशन इन दी वर्ल्ड। तो अगर क्वेश्चन आए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी राष्ट्र कौन सा है या फिर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेशन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर अब बन चुका है, पहले यूएस था। अगर सिर्फ साउथ एशिया की बात करें, भारत की रैंक है 68, उसके बाद आता है श्रीलंका, 84th रैंक के साथ बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। इन सब की रैंक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ भारत की रैंक यहाँ पे याद रखनी है। चाइना की जो पोजीशन है वो पिछले साल से अभी तक सेम है और अनचेंज रही है 28th रैंक पे। इंडिया हालांकि अपना स्कोर जो है उसको स्टेबल बनाए हुए है, अच्छा स्कोर मेंटेन करे है, लेकिन फिर भी पीछे रह रहा है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम लोग रेलवेज़ में प्राइवेट प्लेयर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी एक ट्रेन को लॉन्च किया गया जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। ये लखनऊ दिल्ली लखनऊ कॉरिडोर पे बनाई गई है, यानी इसी कॉरिडोर पे ये चलेगी। तो ये पहला एग्जाम्पल है जब प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है भारत के रेलवेज़ में। उसके अलावा इंडियन रेलवे का एक कमर्शियल टूरिज्म एंड केटरिंग आर्म है जिसको हम लोग IRCTC कहते हैं। इसको एक टास्क दिया गया है कि कम से कम 2 प्रीमियम ट्रेन आपको चलानी है प्राइवेट एंटिटी के तौर पे। तो पहली तो ये हमने आपको बता दी, तेजस चलाई गई है। दूसरी जो है वो भी जल्दी ही चलाई जाएगी, वो भारत की दूसरी प्राइवेट ट्रेन होगी और वो मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से वापस मुंबई, इस वाले सेक्टर में चलेगी। उसके अलावा सरकार इस समय एक टास्क फोर्स भी बना रही है जिसके तहत इस बारे में सोचा जा रहा है अगर हम लोग 150 ट्रेन और 50 रेलवे स्टेशन प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथ में सौंप देंगे तो उसके रेलवे पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक पे। देखने वाले हैं हम लोग नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। इस बार एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है अभिजीत बैनर्जी, उनको 2019 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। इनके साथ ईस्थर डुफ्लो जो कि MIT के साथ जुड़े हुए हैं और माइकल क्रेमर जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बताई है जिसके तहत पूरे विश्व की पॉवर्टी यानी निर्धनता को कम किया जा सकता है। जो अवार्डिंग कमेटी थी उसके अनुसार ये जो रिसर्च इन लोगों ने की है इसमें बहुत दम है और अगर आप इस पे अमल करेंगे तो हम पूरे विश्व की पॉवर्टी को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। ये जो उनका नया एक्सपेरिमेंट है ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स पे बेस्ड है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, और इसी के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना है। फिर हम चलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के ऊपर। इसको अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था। किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको लॉन्च किया गया था। माफ़ कीजिए, इस मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसने इसको लॉन्च किया था।
इसको नए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के हिसाब से उसको सोचते हुए लॉन्च किया। इसमें कुछ चेंजेस के साथ लॉन्च किया गया था। अगर मैं कंपेयर करूं पुराने एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेस को जो कि एनएसएसओ द्वारा रिलीज़ किया जाता था, बेसिकली फोकस किया गया है कि हम यहाँ पे क्वार्टरली चेंजेस देखें कि लेबर मार्केट स्टैटिक्स किस तरीके से ऊपर नीचे होते हैं अर्बन एरियाज़ में, और इन्हीं इंडिकेटर्स का एक एनुअल एस्टिमेट भी निकाले रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज़ के लिए। देखिए यहाँ पे इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पॉपुलेशन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, यानी जनसंख्या के यहाँ पे दो विभाजन किए गए हैं। पहले है विलिंग टू वर्क, यानी जो काम करना चाहते हैं, और दूसरे नॉट विलिंग टू वर्क, जो काम ही नहीं करना चाहते हैं। अब जो लोग काम करना चाहते हैं उनमें से दो अलग अलग टाइप की कैटेगरीज बनती हैं। एक जो लोग काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल गया, यानी इसको आप कहेंगे एम्प्लॉयड है ये व्यक्ति, इसके पास रोज़गार है। और जो दूसरा व्यक्ति जिसको काम करने की इच्छा है, वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, तो उसको हम कहते हैं वो बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे आती है दो तीन टर्मिनोलॉजीज, दो तीन कीवर्ड्स जो आपको ध्यान रखने हैं। जो यहाँ पे पॉपुलेशन काम करना चाह रही है उसको हम यहाँ पे कहते हैं लेबर फोर्स। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, काम मिला हो या ना मिला हो वो अलग बात है, लेकिन वो सब काम करना चाह रहे हैं तो उनको हम कहेंगे लेबर फोर्स। तो अगर बात करूँ मैं एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी, इसमें आएंगे जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, यानी जो लोग रोज़गार हो गए, और उसको डिवाइड करेंगे आप लेबर फोर्स से, यानी जो सब व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं। तो अगर इसका जो भी आपके आंसर आएगा वो आप एम्प्लॉयमेंट रेट के तौर पे कंसिडर करते हैं। और दोस्तों अगर बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, तो वो हो जाएगा लेबर फोर्स यानी जो लोग काम करना चाह रहे हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन, यानी देश की जो भी पूरी जनसंख्या है, जब उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सेंसस 2011 के हिसाब से हमारे देश में जो लेबर फोर्स है वो है 761 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी है। इसी लेबर फोर्स को क्या एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्या ये बेरोज़गार हैं या फिर इनको रोज़गार मिल रहा है, ये देखने के लिए पहले NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे निकाला करता था, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। हर 5 साल में एक बार ये सर्वे आया करता था। बेसिकली 2011-12 के आसपास ये सर्वे आया था, तो यानी 2016 के आसपास दूसरा आने वाला था। पर इस बीच में ही क्या हुआ, एक कमेटी बनी, अरविंद पनगड़िया कमेटी, जिस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि भाई इस चीज़ को डिसकंटिन्यू करो, ख़त्म करो, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है। 5 साल में देश में क्या से क्या हो जाए, हर 5 साल में ये तो फिगर्स ले रहा है, हर एक साल लेना चाहिए। तो एक ऐसी सर्वे की कोई वो बनाओ जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हर साल सर्वे कराए, यानी सर्वे जो हो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो। ये कमेटी कह रही थी कि भाई एक साल इस NSSO को लगेगा सारा डेटा कलेक्ट करने में, ठीक है, मान लिया। एक साल इसको सारा डेटा कंपाइल करके रिलीज़ करने में लगेगा। अल्टीमेटली 2 साल इसको लग जाएंगे एक डेटा को रिलीज़ करने में। उस 2 साल के अंदर अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ऊपर या नीचे हो जाएगा कि ये डेटा अब वैलिड नहीं रहेगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस इसको ज़बरदस्ती के तौर पे आपने काम सौंप रखा है। इससे बढ़िया कोई ऐसा सर्वे निकालो जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो, यानी हर साल हो या फिर कम टाइम ड्यूरेशन के बीच में हो जाए, ऐसा ना हो 5 साल के बाद हो। तो फिर इसके बाद एक नया यहाँ पे सर्वे चालू किया गया। बेसिकली वो वाला बंद कर दिया गया, ये सर्वे पहले से चल रहा था, इसको ऑल इंडिया सर्वे के रूप में हम लोग अब अपना लेंगे। ये जो है एनुअली एक तो चीज़ें कंडक्ट करता है। कौन करता है, ये करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, NSC द्वारा ये पर्टिकुलर सर्वे कंडक्ट किया जाता है। जो सबसे रीसेंट सर्वे था उसमें ये सामने आया था कि भाई देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत है, यानी देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखेंगे तो ये रेट 7% से भी ऊपर जाता है, और अगर आप अर्बन एरियाज़ या फिर शहरी इलाकों में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5.3% पहुंचता है ये रेट। तो अगर आप इसका एवरेज लेंगे, नेशनल एवरेज निकाल के, आपको मालूम पड़ेगा कि 6.1% है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बहुत ज़्यादा हमारे देश में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। अब यहाँ पे एक और फैक्ट आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये जो मिनिस्ट्री है स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके तहत 3 बॉडीज़ आती हैं। सबसे पहले तो जो NSSO थी, मैंने बताया था आपको, जो पुराना करवाती थी कंडक्ट सर्वे, वो भी इसके अंदर आती है। उसके अलावा जो नया सर्वे कराती है NSC यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कॉरपोरेशन, ये भी इसी के अंदर आती है। और इसके अलावा एक और ऑफिस है CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ये भी इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है।
अब हम चलते हैं अपने अगले यहाँ पे टॉपिक पे। इसमें हम लोग पशुधन गणना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लाइफ स्टॉक सेंसस जो 20वां अभी कंडक्ट कराया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने कराया है? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने करवाया है, और इसमें उसने सहयोग लिया है अलग अलग राज्य की सरकारों का और यूनियन टेरिटरीज़ का। हर 5 साल में ये लाइफ स्टॉक सेंसस एक बार करवाया जाता है। अभी इसके डेटाज किसने रिलीज़ किए हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो कि अंडर है। तो जो डिपार्टमेंट है इसने इसके डेटा रिलीज़ किए हैं, ये मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट कराती है। 20वां लाइफ स्टॉक सेंसस अभी रिलीज़ किया गया है, पीरियोडिकली होता है, मैंने आपको बताया 5 साल के ड्यूरेशन में होता है। 1919-20 के आसपास से कवर किया गया था। जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जो भी पालतू जीव हैं, उन सबको ये कवर करता है, भले ही ग्रामीण हो भले ही अर्बन हो। अलग अलग स्पीशीज़ इसमें एनिमल्स की इंक्लूडेड है, जैसे कि कैटल, बफलो, याक, शीप, गोट, पिग, डोंकी, कैमल, डॉग, रैबिट, एलिफेंट एक्सेट्रा। उसके अलावा इसमें पोल्ट्री बर्ड्स भी इंक्लूडेड हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेशन लिया है स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का। ये जो सेंसस है, पहली बार यहाँ पे हाउस होल्ड लेवल पे डेटा को डिजिटाइज करने की कोशिश की गई है, जो कि एक यूनिक अटेम्प्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत जो डेटाज है उसको ऑनलाइन ट्रांसमिशन करके हमारे डेटाबेस में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया गया है, जहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी ने डेवलप किया है और ये डेटा कलेक्शन के लिए ये एप्लीकेशन यूज़ की जाएगी। साथ साथ एक बार आपने डेटा इकट्ठा कर लिया तो उस डेटा को NIC के सर्वर पे भेजने के लिए भी ये एप्लीकेशन काम आएगी। इस सेंसस में हम लोग ब्रीड वाइज नंबर कैलकुलेट करते हैं जानवरों के और पोल्ट्री बर्ड्स के। इससे पहले 2012 में कंडक्ट हुआ था, और ये जो डेटाज आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रूरल इकोनॉमी के लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग प्रकाश पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। ये सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है, जहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स को बेहतर सप्लाई मिले कोयले की, इसके ऊपर ये फोकस करता है। कोऑर्डिनेशन बेहतर करता है, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लाता है। स्टेक होल्डर्स कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, कोल इंडिया है, रेलवेज एंड पावर यूटिलिटीज़ है। अगर इसका आप नाम देखेंगे तो प्रकाश का फुल फॉर्म है यहाँ पे पावर, रेल, कोयला, अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी, यानी आपको एक सप्लाई चेन में हार्मनी लाने की ज़रूरत है, जिससे कि कोयले की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो सके। इससे ये होगा कि थर्मल पावर प्लांट्स में जो कोयले का यूटिलाइजेशन होता है, तो उनके पास अच्छे ऑप्टिमम तरीके से कोयला आ पाएगा, जिसके तहत एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी सही ढंग से हो पाएगी और सही मात्रा में हो पाएगी। किसने डेवलप किया है? तो यहाँ पे NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने इस पोर्टल को डेवलप किया है, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स से यहाँ पे डेटा लिए गए हैं, जैसे कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंटर ऑफ रेलवेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे जो CRIS क्रिस करते हैं आप, और कोल कंपनीज। तो इन स्टेक होल्डर से डेटा लिया गया है, और NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने इस पोर्टल को डेवलप किया है। इसके तहत हम पूरी कोल से रिलेटेड सप्लाई चेन को मैप करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और वहाँ पे हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि कोयला जो है ऑप्टिमम लेवल में सप्लाई चेन्स में अवेलेबल हो। इसमें क्या क्या देखा जाएगा? क्या भाई कोल स्टॉक क्या है सप्लाई एंड पे? सप्लाई कहाँ से होती है कोल की? उनकी खानों से होती है, यानी माइन से होती है। तो माइंस में कितना कोल अवेलेबल है, उसके अलावा कोल क्वांटिटी क्या है, उसके अलावा ट्रांजिट में कितनी कोल क्वांटिटी है, और पावर स्टेशन पे कितनी कोल क्वांटिटी है। तो यानी कि समझिए, अगर यहाँ पे 100 यूनिट कोल अवेलेबल है, माफ़ कीजिएगा 100 यूनिट कोल अवेलेबल है, उसको जब आप लोग प्लान कर रहे थे तो कितना कोल आपने प्लान किया? मान लिया आपने प्लान किया 50 यूनिट को ट्रांसफ़र करना है, तो ये ट्रांजिट में जब था यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा था तब कितना हो रहा था? तो भी माना 50 यूनिट है। लेकिन फिर अगर जब हमने एंड में जाके देखा तो पावर स्टेशन पे सिर्फ 40 यूनिट कोल अवेलेबल है, यानी कि इस बीच में कहीं कोल के साथ कुछ घपला किया गया है, या तो ब्लैक मार्केटिंग या कुछ की जा रही है। तो इस तरीके से आप पूरी सप्लाई चेन पे यहाँ पे मॉनिटरिंग कर पाएंगे, हर एक चीज़ की मैपिंग रख पाएंगे, जिससे कि पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में समझेंगे, यानी डिजिटल वित्तीय समावेशन। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो 2019 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट ने कहा है कि जो भारत में डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है।
हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को भी आप ध्यान से सुने और कहीं नोट डाउन कर लें। तो देखिए, भारत में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है डिजिटल तौर पे वो बेहतर हुआ है, यानी लोगों को आजकल डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने समझ में आ रहे हैं, वो उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एनवायरनमेंट उनको बेहतर मिल रहा है। और अगर ग्लोबली भी बात करें तो रिपोर्ट कहती है ओवरऑल अगर एनवायरनमेंट देखें ग्लोबली तो सब जगह वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी हुई है। भले ही इंडिया की बात करें, कोलंबिया की बात करें, पेरू, उरुग्वे, मेक्सिको की बात करें, तो सभी जगह पे हुई है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो मैंने ये कुछ कंट्रीज़ के आपके सामने नाम लिए, ये सबसे बेहतर हैं, सबसे फेवरेबल यहीं पे हैं। यहाँ पे 4 बेसिक एनेबलर्स को हमने कैटेगराइज किया है, यानी ऐसे 4 यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो परिस्थितियों को ज़्यादा अनुकूल बना देते हैं। सबसे पहले अलाउइंग नॉन बैंक टू इशू ई मनी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ई मनी इशू हो सके। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एजेंट, अगर फाइनेंशियल सर्विस एजेंट्स प्रेजेंट हैं हर जगह पे तो यानी कि वो सर्विसेज दूर दूर तक पहुंचा पाएंगे। प्रपोर्शनेट कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, यानी जो कस्टमर है वो भी अच्छे से डिलीजेंस के बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है डिजिटली, और वो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डिजिटली इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको सही से कंज्यूमर प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत में जो भी डिजिटल वित्तीय सेवा मौजूद हैं उनके अंदर कुछ जोखिम के लिए विनियम नियंत्रण विद्यमान है, यानी जो कुछ रिस्क हैं जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में कहीं ना कहीं आती हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर रेगुलेशंस लगा रखे हैं। और जो रूल्स हमने बनाए हैं उसमें काफ़ी जगह है कि हम इनोवेशन की तरफ बढ़ सकें और ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन ला सकें। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। हमने आपके साथ पहले डिसइन्वेस्टमेंट में ये चीज़ें डिस्कस की थी, लेकिन मैं आज आपके साथ एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 PSUs में, जिसके तहत उसका मैनेजमेंट कंट्रोल में भी कुछ बदलाव आएंगे। कौन से PSU हैं? एक है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर आप अभी के मार्केट प्राइस के अनुसार देखें तो अगर सरकार इन सभी के स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होती है तो सरकार के पास करीब 78,400 करोड़ रुपए बनने की संभावना है। और ये जो सरकार का टारगेट था 2019-20 के लिए करीब 1 लाख करोड़ का, उसके सरकार काफ़ी पास पहुंच जाएगी, बस 30,000 करोड़ या और अगर हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक बात करें तो 22,000 करोड़ के आसपास और करना पड़ेगा तो सरकार अपना टारगेट अचीव कर लेगी। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक ऐसे प्रकार का डिसइन्वेस्टमेंट है जहाँ पे सरकार स्ट्रैटेजिकली अपने स्टॉक या अपने जो शेयर हैं किसी भी CPSE में वो बेच देती है। उसमें सरकार 50% या उससे ज़्यादा शेयर बेच देती है, जिसके तहत होता क्या है, मैनेजमेंट या फिर ओनरशिप का कंट्रोल भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ज़्यादातर ये प्राइवेट कंपनीज़ को किया जाता है और ये प्राइवेटाइजेशन के तौर पे किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। मानते हैं ये सरकार की कोई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। सरकार इसमें कुछ 70% के आसपास, अब यहाँ पे क्या करेगी सरकार, अपना 70% में से 50% या उससे ऊपर के शेयर्स बेच देगी किसी दूसरी एंटिटी को। मोस्टली यहाँ पे देखा ऐसा गया है कि प्राइवेट एंटिटी को ये चीज़ बेची जाती है। तो अगर किसी भी चीज़ में 50% से ज़्यादा सरकार ने शेयर बेच दिया, 50% के बराबर बेच दिए, तो आप समझ लीजिए कि अब ओनरशिप सरकार की नहीं रही, ओनरशिप कहीं और ट्रांसफ़र हो गई है। तो वो अब अगर इस एंटिटी ने पूरे के पूरे 50% तक के शेयर खरीद लिए तो ज़्यादातर चांस ये है कि प्राइवेट के पास ही ट्रांसफ़र हो जाएगी इसकी ओनरशिप। नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सरकार मेजॉरिटी ऑफ द शेयर या स्टॉक अपने पास ही रखती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सरकार जो भी सामने एंटिटी होगी उसको अपना मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक बेच देती है, जिसके तहत ओनरशिप राइट्स भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और देखा गया है ज़्यादातर ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से किया जाता है, यानी वो संस्था अब हमको प्राइवेट ओनरशिप के अंदर देनी है, इस वजह से ये चीज़ की जाती है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे एडिबल ऑयल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे तेल जो कि खाने योग्य हैं, खाद्य तेल, उनकी कमी हो रही है। तो कमी के लिए क्या करना चाहिए, क्या हम आगे रोड मैप तैयार कर सकते हैं जिससे इस कमी को पूरा करा जाए।
न्यूज़ में इसीलिए है कि अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री को कहा है कि भाई तुम एक रोड मैप तैयार करो। किस चीज़ के लिए? तुम एक रोड मैप तैयार करो इसलिए कि एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन में हम लोग अपने दम पे सेल्फ सफिशिएंसी एक्वायर कर पाएँ, यानी हमको इंपोर्ट्स पे डिपेंड ना करना पड़े। अभी होता क्या है, अभी जो भारत है वो मोस्टली इंपोर्ट्स पे ही डिपेंड करता है, जो कि कहाँ से आता है? इंडोनेशिया से और मलेशिया से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। और तो और मलेशिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र का एग्रीमेंट कर रखा है हमने, जिसके तहत जो मलेशिया से एडिबल ऑयल हमारे पास आता है उस पर हम लोग कोई टैरिफ्स या ड्यूटी भी नहीं लगाते। हालांकि इंडोनेशिया से आने वाले पे थोड़ी ड्यूटीज़ लगती हैं, पर समस्या वहाँ नहीं है। समस्या ये है कि एडिबल ऑयल के लिए हम ज़्यादातर डिपेंड कर रहे हैं इंपोर्ट पे। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है तुम सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान दो। और सरकार का एक और प्लान था कि हम लोगों को फार्मर्स की यानी किसानों की जो इनकम है, जो आय है, उसको दोगुना करना है। तो ये आय दोगुनी करने की जो योजना थी सरकार की, उसके तहत भी सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा टारगेट के तौर पे रखा गया था, जो हमें ऑयल सीड्स में 2030 तक पहुंचना है। और साथ साथ हमने एक और प्लान यहाँ पे डिस्कस किया था, जिसके तहत ज़ीरो एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स हमको करने थे एक इंटर मिनिस्टीरियल मीटिंग में। यानी जो सारी चीज़ें फोकस कर रही हैं वो एक ही तरफ कर रही हैं कि भाई आप अपने इंपोर्ट्स जो अभी इतने ज़्यादा हैं उसको कम करो, इनफैक्ट ज़ीरो कर दो, और सेल्फ सफिशिएंसी एक्वायर करो कि भारत को किसी और देश पे डिपेंड ना होना पड़े एडिबल ऑयल्स के प्रोडक्शन के लिए, और वो आत्मनिर्भर होकर खुद उस चीज़ को प्रोड्यूस कर पाए। अभी अगर स्टेटस ऑफ एडिबल ऑयल हम बात करें तो भारत में सिर्फ 7.31 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है, और जो डिमांड है वो करीब 24.5 मिलियन टन है, यानी 3 गुना ज़्यादा करीब डिमांड है और प्रोड्यूस होता है इतना कम। तो इसीलिए हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। अब अगर आप इंपोर्ट की बात करें तो 65 से 70% इंपोर्ट पे हम डिपेंड करते हैं। 1990 के आसपास अगर आप देखेंगे तो 5% से भी कम इंपोर्ट हुआ करता था, पर आज वो चीज़ 70% तक पहुंच गई है। विश्व भर में भारत तीसरे नंबर पे है एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स में, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2022 तक जो हमको रिक्वायरमेंट होगी वो 33 मिलियन टन तक हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी लाएं, वरना इंपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसके तहत हम और ज़्यादा डेफिसिट में जाएंगे। पाम ऑयल ये सबसे ज़्यादा शेयर कंट्रीब्यूट करता है इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स में। उसके अलावा और भी ऑयल्स हैं जैसे कि सोयाबीन का, मस्टर्ड का, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करूं तो पाम ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। भारत चौथे स्थान पे है ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग कंट्री का। अगर आप लोग रैंक करेंगे तो पहले पे है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है ब्राज़ील और चौथे पे है भारत। अगर ऑयल सीड प्रोडक्शन आप देखेंगे भारत का तो अभी करीब 34 मिलियन टन है, लेकिन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में इंडिया काफ़ी पीछे है, आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तमिलनाडु वो पहला राज्य बन गया है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ी हुई किसी एक्ट को, किसी लॉ को एनेक्ट कर दिया है। और ये किसकी लाइंस पे किया गया है? तो ये लाइंस पे किया गया है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 की। ये केंद्र सरकार का एक एक्ट है। उसी के आधार पे इस राज्य ने, तमिलनाडु ने, अपना खुद का एक कानून बनाया। उस कानून को यहाँ पे इसने एनेक्ट कर दिया। लॉ का नाम रखा गया है तमिलनाडु एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इसके तहत ये डिसाइड किया जाता है कि भाई फार्मर्स को एक निर्धारित पैसे दिए जाएंगे जो पहले से तय किए गए हों रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत, जिससे कि उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक चिप्स बनाते हैं, लेज़, ठीक है। तो अब हम लोग अगर लेज़ का उत्पादन करना चाहते हैं अच्छी क्वांटिटी में, तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होंगे आलू। तो पोटैटो जो भी फार्मर्स उगाते हैं हमको उनके साथ बात करनी पड़ेगी। इसमें होता यह है, मान लीजिए मैंने इस फार्मर को पहले से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मेरे को करीब 1000 किलो आलू चाहिए। तो यानी कि अगर इस फार्मर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझे अपना कंसेंट दे दिया तो उसे 1000 किलो आलू मुझे देने पड़ेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में दाम पहले से तय होते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पैसा दूंगा, और अगर फार्मर मान गया है, ये किसान मान गया है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।
इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस आधार पे ये आलू उगाएगा और ये आलू उगा के मुझे दे देगा। अब उस समय भले ही मार्केट रेट 20 रुपये प्रति किलो चल रहा हो या मार्केट रेट चल रहा हो 2 रुपये प्रति किलो, लेकिन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मैं इसी फार्मर से लूँगा और इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये मुझे ही बेचेगा। अगर मान लीजिए उस समय आलू का रेट 20 रुपये प्रति किलो चल रहा हो तो फार्मर को लगेगा यार मेरे तो यहाँ 10 रुपये ही आ रहे हैं, बाहर तो मार्केट में 20 रुपये प्रति किलो चल रहा है। और वहीं पे अगर बाहर मार्केट में 2 रुपये प्रति किलो चल रहा होगा तो ये लेज़ कंपनी को दिक्कत होगी। ये सोचेगी मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 रुपये प्रति किलो पे, मार्केट में 2 रुपये में मिल रहा है तो मार्केट से लेना चाहिए था। लेकिन ये सब चीज़ें अपने आप हट जाती हैं अगर आप बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप दोनों बंधे हुए हैं। यहाँ पे जो लेस कंपनी है वो उतने पैसे देगी जितने तय हुए हैं, फार्मर उतने किलो आलू देगा जितने तय हुए हैं। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है समझ लेते हैं हम लोग। अगर ये एक फार्मर है, किसान है जो कि आलू उगाता है, किसी एक महीने में जब इसने अपने आलू की फसल काटी है तो उसी समय बम्पर हार्वेस्ट हो गया। बम्पर हार्वेस्ट यानी कि सबके पास आलू की बहुत सारी भरमार है। आलू की भरमार की वजह से होगा क्या, सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। अब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई तो डिमांड को मैच नहीं कर पाएगी, ये बात श्योर है। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो दाम गिर जाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए उस टाइम बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, इन 3 व्यक्तियों के पास आलू की खूब सारी भरमार है। अगर मैं यहाँ से लेने जाऊँगा इनके पास तो पहले मैं इससे बात करूँगा, ये मुझे कह रहा है कि साहब मुझे 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू बेचने हैं, आप मुझसे ले लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखता हूँ। आगे वाले के पास गया, आगे वाला सोच रहा है कि यार कैसे भी करके बेचने तो है, इतने सारे आलू पड़े पड़े सड़ जाएंगे। तो ये मुझसे कह रहा है 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ले लो सर, मैं दे दूंगा। मैंने कहा और आगे देखता हूँ, ये आदमी मेरे को 3 रुपये प्रति किलो दे रहा है, तो फिर मैं सबसे कम दाम इसके पाके ले लूँगा। लेकिन समस्या ये है 3 रुपये प्रति किलो में इस किसान का भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, बाकी दोनों के आलू बिके नहीं और मुझे सस्ते में मिल गया। तो ऐसे बम्पर प्रोडक्शन के टाइम पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिमांड को मैच नहीं कर पाती, इसका इफेक्ट पड़ता है रुपयों पे, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन ऐसे में बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, पर जो फार्मर ने लेस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई 10 रुपये प्रति किलो दूंगा मैं, तो उस फार्मर का ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्राइस तय कर लिया गया है। अब उसके साथ कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया जा सकता। मार्केट में 5 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये कुछ भी मिले, पर इसको तो 10 रुपये ही मिलेंगे। तो यानी कि फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं, और स्पेशली बम्पर प्रोडक्शन के टाइम पे। अब हम लोग तमिलनाडु की एक्ट की बात करते हैं। जो एक्ट है ये एग्रीकल्चर को कवर करता है, हॉर्टिकल्चर को कवर करता है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट एक्टिविटीज सबको ही कवर करता है। हालांकि कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जो लॉ खुद ही अपने आप बैन कर देता है, तो उनको एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी ये सब लॉ कवर करता है। यानी इन सब में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर जा सकते हैं। ये बात का ध्यान रखने के लिए कि इस एक्ट का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, एक 6 मेंबर की बॉडी का गठन किया गया है। नाम उसका रखा गया है तमिलनाडु स्टेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन अथॉरिटी। ये इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि जो ये एक्ट है, जो ये लॉ है, इसका सही तरीके से एनैक्टमेंट हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। उसके अलावा एक डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी की भी यहाँ पे बात की गई है, जिसमें मान लेते हैं ये फार्मर है और ये लेस कंपनी है। जो लेस कंपनी है उसने तय किया था कि 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1000 किलो ये किसान से आलू लेगा, पर बाद में इसने देखा यार ये तो सही नहीं है, मार्केट में 2 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है या कोई ऐसी समस्या पैदा करता है जिसमें किसान फंस जाता है, जैसे बाद में आके ये कहता है कि भाई 1000 किलो नहीं, हमको तो 500 ही चाहिए, 500 ही दो तो ठीक है, वरना कहीं और से लें। तो किसान ने तो 1000 किलो उगा लिए भाई, अपनी पूरी ज़मीन पे सिर्फ आलू उगाए आपके लिए, और आपने एंड में मना कर दिया। तो ऐसे में किसान अपना डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन लेने के लिए इस कमेटी के पास जा सकता है, जिसका नाम दिया गया डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी। अच्छा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो एग्रीकल्चर है ये हमारी 7वीं अनुसूची के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये ज़रूर ध्यान रखें। ये प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे एक स्टील स्क्रैप की रिसाइकलिंग पॉलिसी अभी आई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने ये पॉलिसी इशू की है। इस पॉलिसी की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? सबसे पहले तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है भाई। इसमें देखो रिसाइकलिंग की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है ये पर्यावरण का ध्यान रखेगी। किसी भी चीज़ की अगर रिसाइकलिंग होगी तो यानी कि उस चीज़ का यूजेज जो है वो ज़्यादा हो रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने उसके ख़राब होने पे उसको फेंक दिया होता तो फिर उसके लिए वापस डिमांड बढ़ जाती, क्योंकि लोगों ने एक एक बार के इस्तेमाल में उसको फेंक दिया है। एक बार डिमांड बढ़ जाती तो इसके लिए
सप्लाई को मैच करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता। और माना जाता है बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता है। तो अगर ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाए जाते तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता, डिमांड को मीट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना ही था, अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचना ही था। लेकिन जब हम किसी भी वस्तु को रिसाइकिल करते हैं तो एज सच उसकी डिमांड नहीं बढ़ती, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं रिसाइकलिंग पे। ऐसा नहीं है कि एक यूज़ के बाद इसको फेंक देंगे और दूसरी ले आएंगे। तो इस वजह से डिमांड ऐसी बढ़ती नहीं है, और डिमांड अगर नहीं बढ़ेगी तो यानी कि आपको प्रोडक्शन में भी एज सच बढ़ोतरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई प्रोडक्शन से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता हो तो एज सच उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके अलावा ये सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देगा। मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, कि भाई एक बार मैन्युफैक्चर हो गई चीज़, फिर उसके बाद आपने एक बार ख़रीद ली मान लेते चीज़, तो ये चीज़ को आप बार बार रिसाइकिल कर रहे हैं, या फिर आप रीयूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर वो ख़राब हो रही है तो उसको आप रिपेयर करा रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को फेंक नहीं रहे। जो नॉर्मल हमारी लीनियर इकोनॉमिक मॉडल में होता था वो ये था कि मैन्युफैक्चर हुई, मैंने खरीदी और कंज्यूम की, और कंज्यूम करने के बाद मैंने उसको फेंक दिया, और फिर मैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए डिमांड करने चला गया। यहाँ समस्या वही है, मैंने एक बार के यूज़ में फेंक दी, तो अब मैं वापस डिमांड करूँगा तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड बढ़ने की वजह से बेसिकली उधर से प्रोडक्शन की तरफ से सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, और ये सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट ना करके एक लीनियर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा, जो कि गलत है। इससे क्या हो रहा है, हमने पहले भी पढ़ा था, अगर सर्कुलर इकोनॉमी को आप प्रमोट नहीं कर रहे तो आप ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिसके तहत दो चीज़ें होंगी। एक तो जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, जिसके तहत बहुत सारे जो ऐसे टापू हैं जो वल्नरेबल हैं कि अगर सी लेवल थोड़ा सा भी बढ़ा वो डूब जाएंगे, तो उनका सबमर्जेंस हो ही जाएगा। और दूसरा यह है कि क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है। तो इस सब को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम सर्कुलर इकोनॉमी पे स्विच करें, और अगर हम लोग रिसाइकिल वाली पॉलिसी पे चलेंगे तो इसका मतलब हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके अलावा ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है, इसमें इस बात पे जोर दिया गया है कि क्वालिटी स्क्रैप अवेलेबल हो स्टील इंडस्ट्री को, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे कुछ स्टील स्क्रैपिंग सेंटर्स भी ऑथराइज करेंगे, जो 6R प्रिंसिपल को प्रमोट करेंगे: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, रीडिज़ाइन और रीमैन्युफैक्चर। यानी सबके आगे री है तो उसको किसी न किसी तरीके से वापस से हमारी लाइफ साइकिल में ले आया जाएगा। कैसे करेंगे? हम साइंटिफिक हैंडलिंग करेंगे इसकी, डिस्पोजल सही तरीके से करेंगे, और जो सब रिसाइकिल स्क्रैप है इंक्लूडिंग नॉन फेरस स्क्रैप, उस सब को हम ऑथराइज सेंटर में रखेंगे। भाई बात क्या है, देखिए, जो भी यूज्ड या फिर रीयूज्ड स्टील है वो स्क्रैप फॉर्म में आ जाता है, और वो स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप याद रखें ये सेकेंडरी रॉ मटेरियल है। सबसे पहले तो वो लोग प्रेफर करते हैं अगर आयरन का ओर हो तो उसके तहत वो लोग स्टील बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हो तो फिर क्या होता है, कोई स्टील जिसको हमने इस्तेमाल कर लिया है उसको स्क्रैप के तौर पे इस्तेमाल करके वापस से उसको रॉ मटेरियल के हिसाब से यहाँ पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टील इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर लेगी। तो अब जो ये चीज़ है इसको एक पॉलिसी की बैकिंग मिल गई है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसी की तरफ फोकस करेंगे कि जो भी आपका यूज्ड स्टील है तो उस स्टील का स्क्रैप के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, और इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप उसको स्टील इंडस्ट्री में भेज दिया जाएगा। स्टील इंडस्ट्री में वो किसकी तरह काम करेगी, वो सेकेंडरी रॉ मटेरियल की तरह काम करेगी। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो रॉ मटेरियल का जो यूजेज है वो कम होगा, यानी आयरन ओर जो कि इसका प्राइमरी रॉ मटेरियल है उसका यूजेज कम होगा, और उसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं क्योंकि रिसाइकिल हो रही है। ऐसा नहीं है यूज़ करने के बाद आपने फेंक दिया, उसको वापस कहीं ना कहीं से आप प्रोडक्शन में ले आए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। सरकार ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के नाम से, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। अगर हम लोगों को जीडीपी अपनी अटेन करनी है $5 ट्रिलियन 2024-25 तक, तो इंडिया को स्पेंड भी करना पड़ेगा उसी अनुसार। इंडिया को स्पेंड करना पड़ेगा $1.4 ट्रिलियन, यानी करीब 102 लाख करोड़ रुपए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ से पैसा लगाएंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वापस रिजल्ट दिखाएगा, और आप उस जो आपने टारगेट रखे हैं जीडीपी के वहाँ पे पहुँच पाएंगे। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये इन सब प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, इन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में अगले 5 साल में होने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये एक अकाउंट रखेगा उनका 2019 से 2025 तक का
पीरियड यहाँ पे लिया गया है, यानी 5 साल का, और 18 स्टेट्स यहाँ पे चुने गए। अब ये जो 102 लाख करोड़ आएंगे, सरकार ने ऐसा कहा है कि ये हम अकेले नहीं देंगे। इसमें 39% जो है वो सेंटर देगा, बाकी जो 39% है वो देगा स्टेट यानी राज्य सरकार, और बचा हुआ 22% देगा प्राइवेट सेक्टर। तो ये इस तरीके से डिवाइड होंगे, जो 102 लाख करोड़ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में झोंकने हैं वो इस तरीके से डिवाइड होंगे। तो बेसिकली ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का आइडिया है, ये दिया गया था एक टास्क फोर्स द्वारा, जो कि सरकार ने सेटअप किया था। और इस टास्क फोर्स ने कहा था कि भाई सरकार को 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब बात आती है कि भाई ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने पैसे दे दिए, सरकार ने बोला 102 लाख रुपए हम देंगे, और यहाँ पे टास्क फोर्स कह रही है कि 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स देने चाहिए थे। तो बात आती है कौन से सेक्टर में आप सबसे ज़्यादा देंगे। तो जो मेन सेक्टर रखा गया है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा, वो रखा है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे। इसके अलावा और भी यहाँ पे टारगेट्स रखे गए हैं, जैसे कि हम लोग रोड में पैसे लगाएंगे, रेलवेज़ में पैसे लगाएंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाएंगे। अब मुद्दा हम यहाँ लाते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको क्यों करना है। देखिए बात ऐसी है कि अभी अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी जो है उसमें एक स्लो डाउन आ रखा है। जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 4.5% के आसपास आ चुकी है। अगर हमको अपनी जीडीपी को रिवाइव करना है तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट करें अपने मार्केट में। और अगर आप भारत की स्थिति देखिए इस समय, तो जब भी इस तरीके का स्लो डाउन होता है तो प्राइवेट सेक्टर इसमें पीछे रहता है, वो आगे नहीं आना चाहता इन्वेस्ट करने में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भाई हम इन्वेस्ट करेंगे, हम आगे आएंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देंगे। तो जो ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है किस किस के द्वारा होगा, अभी हमने ऊपर बात की है आपसे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग आगे आके 39% अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करेंगे, इतने इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे कि जीडीपी को वापस बढ़ाया जा सके। और जो एनआईपी है ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एनआईपी में इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक इंफ्रा में बात करें रोड, रेलवेज, एनर्जी, शिपिंग, स्टील, और सोशल इंफ्रा में अगर आप बात करें तो एजुकेशन से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित। यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, देखिए जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, यानी उसमें आप पैसा डालने की, पैसा झोंकने की सोचते हैं, तो उसमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आपके सामने आता है। अब देखिए अगर मैंने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, मान लीजिए एनर्जी के या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, तो इससे बहुत सारी नई नई डिमांड्स खड़ी होंगी। क्या क्या डिमांड्स खड़ी हो सकती हैं, देखिए एक डिमांड हो सकती है रॉ मटेरियल की, दूसरी हो सकती है लेबर की, उसके अलावा जो अदर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग रिसोर्सेज भी इसमें चाहिए होंगी, उसकी डिमांड खड़ी होगी। तो आप देखिए आपने इन्वेस्ट तो किया है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन उसके आउटकम्स कितनी जगह पे आ रहे हैं। रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री बढ़ेगी, लेबर को जॉब मिलेगी, अदर रिसोर्सेज जो जो उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ज़रूरत होंगी जिनकी, उनकी भी यहाँ पे ग्रोथ होगी। अब देखिए अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ तो आपको मालूम है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ एक रॉ मटेरियल्स तो कॉमन होंगे, जैसे कि सीमेंट, जैसे कि स्टील। तो ये जो रॉ मटेरियल है इनकी भी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड अगर इनकी बढ़ रही है तो यानी कि आपके एलाइड सेक्टर्स जो हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो अब आप देखिए किस तरीके कनेक्शन बैठ गया, आपने पैसे डाले इंफ्रास्ट्रक्चर में, उससे डिमांड बढ़ी रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल में हमेशा सीमेंट और स्टील तो चाहिए ही होंगे, चाहे आप किसी की भी इंडस्ट्री सेटअप कर लें, ये दोनों तो चाहिए होंगे। ये दोनों आपके एलाइड सेक्टर में है, यानी आपका एलाइड सेक्टर भी ग्रो करेगा। और दोस्तों अभी हमने देखा जैसे हमारा ये एलाइड सेक्टर ग्रो करेगा तो सीधी सी बात है इसको भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। ज़्यादा लोग चाहिए यानी कि इसके पास भी लेबर ज़्यादा चाहिए। लेबर अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, जॉब्स फिर से जनरेट होंगी। जॉब जनरेट होंगी तो हमारा देश, आपको अभी मैंने बताया था 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट से जूझ रहा है, तो यहाँ पे उसको भी हम लोग टैकल कर पाएंगे। और यानी कि अगर मैं बात करूँ इसी तरीके का अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रा में, तो इस तरीके की ये जो साइकिल मैंने आपको बताई ये चालू हो जाएगी। और ये अगर साइकिल चालू हो गई तो कहीं ना कहीं जीडीपी हमारी ग्रोथ बढ़ने लगेगी। अभी जो जीडीपी ग्रोथ एकदम नीचे गिरी हुई है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और ये उसकी एक पहल है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को आप ऐसे समझिए कि ये पाइप रखा है, इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स रखे हैं जिसको हमको पैसे देने हैं, जहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना है। ये कितने समय के प्रोजेक्ट हैं, ये आने वाले 5 वर्षों में इम्प्लीमेंट होने वाले प्रोजेक्ट हैं। इन सभी प्रोजेक्ट को चालू रखने के लिए, इनमें पूरी तरह इन्वेस्टमेंट डालने के लिए ऐसा भारत को
दर्शाया गया था टास्क फोर्स द्वारा, और बाद में उसने खुद भी ये निर्णय लिया कि भाई 102 लाख करोड़ रुपए हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या फिर 1.4 ट्रिलियन रुपीज़ जो डॉलर्स में है बेसिकली वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ अब मैं आपको एक और इफेक्ट बताता हूँ। देखिए, जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, इंफ्रा में अगर आपने इन्वेस्ट किया हैवीली तो इंफ्रा चलने लगेगा। इंफ्रा की गाड़ी जैसे ही चालू हुई तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस बढ़ने लगेगा। तो इन्वेस्टर्स का अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो भारत में इन्वेस्टमेंट्स वापस से आना शुरू हो जाएंगे अच्छे लेवल पे। इन्वेस्टमेंट में मैं आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड करके बता रहा हूँ। जो प्राइवेट कंपनी अभी डर रही हैं यहाँ इन्वेस्ट करने में, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगेगी और ये वापस वही साइकिल चल जाएगी। उसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको जोड़ के बताई। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ रही है, हमारे एलाइड सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, तो ये सब अपने आप आपस में इंटरकनेक्टेड रहेगा। अब जो हमारी रिपोर्ट है उसने 5 स्पेसिफिक रीज़न बताए हैं क्यों इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे सब चीज़ समझा दी, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले वो बता रहे हैं कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो इस वजह से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हर एक सेक्टर में, सोशल सेक्टर मान ले, एजुकेशन सेक्टर मान ले, कुछ भी सेक्टर मान ले, अर्बन एरियाज़ में लोग ज़्यादा रहने आ रहे हैं, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत है। वो उतनी है नहीं हमारे पास कि उनको केटर कर पाएँ, तो वो मैच करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज़ में। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों नीड है, क्योंकि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो लगातार ग्रो हो रही है। इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड टर्म से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो है ये बढ़ती जा रही है। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल लेना है तो आपको इनके लिए जॉब्स जनरेट करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, मैंने आपको पीछे एक साइकिल में बताया था कि अगर इंफ्रा में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे जॉब्स भी जनरेट होंगी। जॉब जनरेट होंगी तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो वर्क करेंगी, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है 6.1% के आसपास, जो 45 ईयर्स अभी तक हाई पे है, वो भी कम हो जाएगा। अर्बन एरियाज़ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल एम्प्लॉयमेंट में आने वाले समय में बढ़ने लगेगा रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में। यहाँ पे कुछ फिगर्स में इसको समझाया है। तो उस एम्प्लॉयमेंट को मीट करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उसके अलावा रिपोर्ट कह रहा है कि आजकल जो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो हो रहा है सर्विस बेस्ड इकोनॉमी द्वारा। तो हमको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़े तो हमको करना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऐसी फैक्ट्रीज़ को, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को, ऐसे इंटरप्राइजेज़ को बढ़ाएंगे जिसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत हो, या फिर अगर मैं दूसरी भाषा में बताऊं तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पे ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से वही हमारी बात आती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं ये बेसिकली स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मांगती हैं। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है पहले स्किल प्रदान करना, जो कि हमारे देश में थोड़ी कम है। हालांकि बहुत सारे हम लगातार मिशन चला रहे हैं स्किल प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस स्लो है। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो करेंगी जहाँ पे इस तरीके के स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ग्रो करेंगी। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जो अभी जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर अपना दे रही हैं, उनका शेयर थोड़ा सा बढ़ जाएगा दूसरी इंडस्ट्रीज से भी। और साथ साथ इसमें हम लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके और डिज़ास्टर रेजिलियंस की जा सके। तो इस तरीके से आप सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। अगर पहले पेज पे जो मैंने आपको साइकिल समझाई थी वो साइकिल याद है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छा लिख पाएंगे। बस चीज़ें आपस में लिंक करना सीखिए और लिंक करके ही लिखिएगा, जिससे ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि आपके पास हॉरिजॉन्टल व्यू काफ़ी अच्छा है, यानी कि आप एक मुद्दे पे बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। वो काफ़ी इंप्रेसिव आंसर होता है। तो कोशिश करें आपस में चीज़ें लिंक करें। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वहाँ हम एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसका नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020। किस किस ने ये छापी है, तो एक जॉइंट इनिशिएटिव है, एक तो वी बॉक्स नाम की संस्था का, उसके अलावा पीपल स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन लोगों ने कोलैबोरेट किया है यूएनडीपी के साथ, AICTE के साथ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। यानी इतने सारे यहाँ पे इस रिपोर्ट को लाने के पीछे ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट किया है। ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अब अगर रिपोर्ट की बात करें, नाम से आप समझ पा रहे हैं स्किल्स के बारे में रिपोर्ट बात करेगी, वो भी भारत में। बस वही बात है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, ये एक ओवरव्यू देने की कोशिश करती है कि भारत में टैलेंट कैसा है, कैसी सप्लाई है टैलेंट की और कैसी डिमांड है इंडस्ट्री की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में भाई सप्लाई तो बहुत है, यानी हर आदमी टैलेंटेड है, लेकिन डिमांड उसको मैच नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हमारा जो टैलेंट है वो ख़राब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है और वो अनएम्प्लॉयड बैठा है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि डिमांड बहुत है लेकिन हमारे पास टैलेंट की सप्लाई नहीं है। तो इस सब पूरे सिनारियो को ये एनालाइज करती है।
अगर स्किलिंग स्टेटस देखें अभी इंडिया में तो NSSO की रिपोर्ट थी 2011-12 में, उसके हिसाब से फॉर्मली ट्रेंड वर्कफोर्स जो है हमारे पास वो सिर्फ 2.3% है। और वहीं पे अगर आप साउथ कोरिया टाइप की इकोनॉमीज़ को यहाँ पे हमारे साथ कंपेयर करें, उनके पास 96% वर्कफोर्स है जो कि ट्रेंड है। लेकिन ट्रेंड वर्कफोर्स अगर आप इंडिया के देखें तो 2.3 है, बहुत ख़राब हालत है। फिर उसके बाद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, 17-18 में आया था। इसने बताया सिर्फ 1.8% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जिसने फॉर्मल वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग रिसीव की है। आप ये सोचिए, भारत इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला देश है, उसके बाद सिर्फ 1.8% ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्मल वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग रिसीव की है। 5.6% ऐसे लोग थे जिन्होंने इनफॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग रिसीव की थी। मान लीजिए हेरिडिटरी है या फिर खुद ब खुद सीख गए, जॉब ट्रेनिंग है। पर फिर भी आप देखिए कितना कम परसेंट है। साउथ कोरिया में ट्रेंड वर्कफोर्स ही 96% के आसपास है। इतना ह्यूज डिफरेंस हमको मेकअप करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट ने कुछ एक तथ्य सामने रखे हैं। सबसे पहले भारतीय जो यूथ है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी स्टैग्नेंट रही है पिछले 3 सालों में। स्टैग्नेंट से हमारा तात्पर्य है कि वो ना ऊपर गई है ना नीचे गई है, एक जैसी रही है। उसके अलावा जो फीमेल की एम्प्लॉयबिलिटी है उसने एक अपवर्ड ट्रेंड नोटिस किया है, जो अच्छी बात है। 47% हुआ है और मेल वर्कफोर्स जो है वो डिक्लाइन हुई है। ये 47.39% पिछले साल थी और अभी ये 46% हो गई है। हालांकि इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि जेंडर गैप्स क्लोज हो रहे हैं, ये हमको दिख रहा है। लेकिन समस्या ये है कि जो मेल वर्कफोर्स है वो काम नहीं कर रही, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हुई है। तो अगर किसी की भी एम्प्लॉयबिलिटी कम होती है यानी कि हम अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे। उसके अलावा अगर हम गिग वर्कर्स की बात करें इकोनॉमी में तो 13% शेयर वो कंट्रीब्यूट करते हैं और उनकी जो है पिछली बार से ट्रेंड बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं गिग वर्कर्स होते क्या हैं, तो ये टेम्प्रेरी जॉब्स होती हैं। ये जॉब्स प्रोजेक्ट बेस्ड होती हैं। प्रोजेक्ट खत्म तो वो आपको आगे अगले प्रोजेक्ट के लिए रख भी सकती हैं और चाहे तो निकाल भी सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, मेंस में आपके काफ़ी काम आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है 5 स्किल्स जहाँ पे एम्प्लॉयर्स एम्फेसाइज करते हैं। सबसे पहले आपके डोमेन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये बात तो बहुत आवश्यक है। उसके अलावा अडेप्ट करने का आपके पास मन होना चाहिए, यानी हो सकता है एनवायरनमेंट बहुत हार्श हो सकता है एनवायरनमेंट जैसा आपने सोचा उतना अच्छा उतना सुगम ना हो, लेकिन आपके पास अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। लर्निंग की एजिलिटी होनी चाहिए, आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे सीखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। और इंटरपर्सनल स्किल्स, बातचीत करने का तरीका आपको होना चाहिए। बिहेवियरल सेंस होना चाहिए आप में। तो ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। 60% ऑफ द स्टूडेंट ही सिर्फ ऐसे थे जो कि अवेयर थे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के बारे में। तो आप देखिए इसके बारे में अवेयर ही नहीं है लोग, यानी जागरूक ही नहीं है। और सिर्फ 50% ऐसे एम्प्लॉयर्स थे जो गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोग्राम्स को एक्नॉलेज करते हैं। और करीब 10 में से 9 एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो भी कैंडिडेट वो हायर करते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट को मीट कर जाता है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक पे। ये है फ्यूचर स्किल प्राइम इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने साथ मिलकर नैसकॉम के साथ अप्रूव किया है कि हमको इस इनिशिएटिव को एक्सपैंड करना है। पहले ये इनिशिएटिव था फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव, अब इसको एक्सपैंड करने के बाद इसका नाम रखा जाएगा फ्यूचर स्किल प्राइम। प्राइम का क्या तात्पर्य है? प्रोग्राम फॉर रीस्किलिंग अपस्किलिंग ऑफ आईटी मैन पावर फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, यानी जो भी आईटी में मैन पावर है उसको रीस्किल करें हम, उसको उसकी स्किल बढ़ाएं, यानी अपस्किल करें हम, जिससे कि उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके आईटी इंडस्ट्रीज़ में। 2018 में फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था हैदराबाद में, जिससे हम फोकस कर रहे थे जो भी आईटी इंडस्ट्री की वर्कफोर्स है उसको रीस्किल करें, उसको वापस स्किल दें, जिससे वो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को सीख जाए और उस टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने जॉब रोल्स अडेप्ट कर पाए। यानी अगर मान लीजिए ये व्यक्ति है एक आईटी इंडस्ट्री में, ये ऑलरेडी काम कर रहा है, ये आईटी इंडस्ट्री है, तो अब यही आईटी इंडस्ट्री इसको वापस से स्किल करेगी, यानी रीस्किल करेगी और जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके हिसाब से अडेप्ट होने के लिए इसको तैयार कर रही है, जिससे ये उसमें अपना जॉब का रोल सीख पाए। अभी जो प्लेटफॉर्म है ये टोटल 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में स्किलिंग की चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, ब्लॉकचेन है और अलग अलग 70 न्यू जॉब रोल्स क्रिएट करता है, 155 न्यू स्किल सेट क्रिएट करता है। तो ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें। अब जो फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव का एक्सटेंशन है यानी प्राइम है,
इसको हमने अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में डाल दिया है। इसमें हमने हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स रखे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रखे हैं, और फोकस ये रखा गया है कि आने वाले समय में, यानी आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर हम 4 लाख लोगों को ट्रेन कर दें, 4 लाख प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर दें। इससे होगा क्या, इस नए इनिशिएटिव के तहत सरकार जो है वो अपना नया डिजिटल टैलेंट का एक स्टैक बना पाएगी। यानी सरकार की तिजोरी में अभी क्या बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जो लोग लगातार सरकार के लिए काम करते हैं, पर उनमें से बहुत कम लोग हैं जो नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से अडेप्टेड हैं। तो अब ये प्राइम इनिशिएटिव जब सरकार के इन विभागों पे लागू होगा तो ये जो 2 लोग दिख रहे हैं आपको, ये लोग भी टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड हो जाएंगे। जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी ये उसके अडेप्टेशन के लिए तैयार रहेंगे, अपने जॉब रोल के लिए तैयार रहेंगे, जिससे भारत जो है वो एक लीडरशिप पोजीशन एक्वायर करेगा डिजिटल वर्ल्ड में। अब अगर कुछ सेलिएंट फीचर देखें तो क्या है, ये देखिए 2-3 मिनिस्ट्री ने साथ मिलकर रोल आउट की है। एक तो माइटी है, उसके अलावा नैस्कॉम है। ये क्या करेगा, ये डायग्नोस्टिक देगा लर्नर के प्रेफरेंस को। पहले पूछेंगे कि आप क्या सीखना चाहते हैं और देखेंगे कहाँ कहाँ पे स्किल गैप्स है। उसके अलावा डिजिटल फ्लुएंसीज बनाने की कोशिश की जाएंगी, ऑनलाइन अपस्किलिंग होगी, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक स्किल पासपोर्ट का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्किल पासपोर्ट यानी कि इस पासपोर्ट के तहत होगा क्या, जो जो स्किल आप एक्वायर करते जा रहे हैं इसमें लोग चढ़ाते जाएंगे, यानी इसमें लिखते जाएंगे। तो ये पासपोर्ट जब आप अगले व्यक्ति को दिखाएंगे तो उसको इस चीज़ की समझ हो जाएगी कि इस व्यक्ति के पास कितनी सारी स्किल्स हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक स्किल वॉलेट दिया जाएगा, जहाँ पे एक बार आपको सर्टिफिकेशन मिल गया तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप सरकार से करीब 12,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं, और वो अर्न करी हुई चीज़ आपके स्किल वॉलेट में जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। इसमें पार्टनरशिप के ज़रिए हम लोग बहुत लोगों को शामिल कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़ को, एकेडमिया को, गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी वाला सीडैक और NIELIT का, उसको भी हम लोग लेवरेज करेंगे रिसोर्स सेंटर के तौर पे। उसके अलावा जो यहाँ पे डेटा सेंटर क्रिएट किया जाएगा वो भारत में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको विदेश भेजा जाएगा या कहीं और सेंटर करेंगे, नहीं, उसको भारत में ही रखेंगे। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हमको लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के बारे में बात करनी है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि भाई जो 90% विलेजेस हैं भारत में, उनके पास कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ राइट है। ये बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। और करीब 53% ऐसे सर्वे मैप्स हैं जिसमें बाउंड्रीज दिखाई गई है, ओनरशिप ऑफ लैंड दिखाई गई है, और वो सब चीज़ें डिजिटाइज कर दी गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, एक तो 90% का ये जो आंकड़ा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये 53% का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन है, तो ये ऑथेंटिक है। तेलंगाना और महाराष्ट्र टॉप स्टेट्स में है जिनमें 99% कंप्यूटराइजेशन हो चुका है लैंड रिकॉर्ड्स का। आंध्र प्रदेश उसके पीछे 98 पे है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। कुछ स्टेट्स जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, केरला 43.24% और जम्मू कश्मीर 9.32%, ये काफ़ी पीछे रह रहे हैं कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में। इनको आगे आने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ी सी अचंभे वाली बात यह है कि केरला भी इंक्लूडेड है। केरला हालांकि हर एक इंडेक्स में कोशिश करता है आगे रहे, लेकिन डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में केरल काफ़ी पीछे है। तेलंगाना सबसे आगे है, महाराष्ट्र आगे है, आंध्र प्रदेश आगे है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। फिर चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन रेलवेज़ ने अभी एक ट्रायल रन कंडक्ट किया था रेवाड़ी और मदार स्टेशन पे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का, जो कि हिस्सा है, इसीलिए ये चीज़ न्यूज़ में है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जानना कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या होता है। देखिए, जो ये क्या है, ये एक हाई स्पीड का और हाई कैपेसिटी का रेलवे कॉरिडोर है। किसके लिए? एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेडली फ्राइट्स के लिए, यानी मालगाड़ी है समझ लीजिए आसान भाषा में, जहाँ पे आपको या तो सामान रख के ले जाना है, गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, लेकिन ये हाई स्पीड मालगाड़ी है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत हाई है, और ये सिर्फ और सिर्फ माल ही लेके जाएगी, यानी यहाँ पे सिर्फ मालगाड़ी ही चलेंगी। इस कॉरिडोर में किसी भी तरीके की पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। सबसे आसान भाषा में इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट पहली बार प्रपोज किया था अप्रैल 2005 में। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी भारत की जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ रही है, जो नीड्स बढ़ रही हैं,
उसके लिए हमको एक सेपरेट कॉरिडोर चाहिए था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स कैरी किए जा सकें। अभी जो है कॉमन ट्रैक होता है, आप देखते हैं अगर आप स्टेशन पे कभी खड़े हों तो आपने देखा होगा धीरे धीरे करके एक गाड़ी निकलती है, उसको हम कहते हैं मालगाड़ी जा रही है। उसी ट्रैक पे या उसी स्टेशन पे फिर बाद में आके हमारी पैसेंजर गाड़ी रुकती है। समस्या है भाई, एक ही आप ट्रैक दोनों को देंगे तो फिर देरियां तो होंगी। तो अगर सिर्फ एक ऐसा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर डेवलप किया जाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी ही चले, तो आप ये समझें कि वो कितनी क्विकली ट्रांसपोर्ट में जो सामान है वो इधर से उधर ले जा पाएगी। 2006 में सरकार ने एक बॉडी एस्टैब्लिश की इसके लिए, जिसका नाम रखा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिससे क्या हो गया, इस बॉडी को कहा गया भाई तुम दो ऐसे अलग अलग डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर डेवलप करो, एक तो ईस्टर्न साइड पे और एक वेस्टर्न साइड पे, यानी एक पूर्वी छोर पे एक पश्चिमी छोर पे। उसके बाद आने वाले समय में वर्ष 2010 में 4 और फ्राइट कॉरिडोर्स के बारे में कह दिया गया। एक हम ईस्ट वेस्ट करेंगे इस तरीके से जो कलकत्ता से मुंबई को कनेक्ट करेगा, एक हम नॉर्थ साउथ करेंगे जो दिल्ली से चेन्नई को करेगा, एक हम ईस्ट कोस्ट करेंगे जो ईस्टर्न कोस्ट पे इस तरीके से यहाँ पे कहीं कनेक्ट होगा, एक हम सदर्न कॉरिडोर करेंगे जो चेन्नई और गोवा को इस तरीके से कनेक्ट करेगा। तो ऐसे 4 और हो गए, पहले 2 बात हुई थी, यानी टोटल 6 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की बात यहाँ पे सामने आई। ये था इसके बारे में। अब ये कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप की गई थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए किया गया कि आप डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का निर्माण करो, इसीलिए ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है क्योंकि इसको स्पेशल पर्पज़ के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसके ऊपर चलता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का, वो तो निश्चित बात है क्योंकि रेलवे से ही पूरी चीज़ कनेक्टेड है। ये नीतियाँ बनाएगा, प्लानिंग करेगा, डेवलपमेंट करेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे लानी है, यानी इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा कैसे जुगाड़ के लाना है ये भी ये तय करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, मेंटेनेंस करता है और अल्टीमेटली जो डीएफसी है यानी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है उनके ऑपरेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेटअप किया गया है 100% इक्विटी से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की और इसको एज अ कंपनी रजिस्टर किया गया है कंपनीज एक्ट के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम लोग इन 2 कॉरिडोर्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। पहले वेस्टर्न फिर ईस्टर्न। जो वेस्टर्न है वो बेसिकली दादरी जो कि उत्तर प्रदेश में है उसको ज्वाइन करेगा मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दादरी बना है, ये ज्वाइन कर रहा है इधर नीचे जाके मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। ये कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू पास करेगा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। आप देख पा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा यहीं पे पड़ेगा, ये गुजरात आप देख ही रहे हैं और अल्टीमेटली जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो महाराष्ट्र में है। तो ये टोटल 5 स्टेट से होके गुजरेगा। पश्चिमी वाला हो गया, अब आते हैं पूर्वी वाले पे। पूर्वी जो है वो स्टार्ट होता है डांकुनी से जो वेस्ट बंगाल में है, वो अलग अलग झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा 4 स्टेट से पास होगा। अल्टीमेटली लुधियाना में जाके जो कि पंजाब में पड़ता है वहाँ जाके एंड होगा। तो ये भी टोटल 5 स्टेट्स कवर करेगा। तो देखिए डांकुनी ये रहा, इस तरीके से पहले वेस्ट बंगाल आएगा, बिहार आएगा, यूपी आएगा, हरियाणा आएगा और पंजाब आएगा, लुधियाना में जाके फाइनली एंड करेगा। तो ऐसे और ऐसे ये 2 कॉरिडोर बन गए हैं। और ध्यान रहे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, यानी सिर्फ इस पर मालगाड़ी ही चलेंगी, पर जिस स्पीड से आप अभी चलते हुए देखते हैं उससे नहीं, बहुत तेज़ स्पीड से चलेंगी, हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी होगी। फिर हम चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। ये है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन के लिए हमने एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। अब किसने तैयार की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तैयार की है और इसमें पीरियड लिया गया है 2019 से 2024, यानी 5 साल का पीरियड लिया गया है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड है वो सीधी सी बात है फाइनेंशियल इंक्लूजन ही होगा, यानी वित्तीय समावेश होगा। और इस वित्तीय समावेशन को कैसे और एक्सपैंड किया जाए, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, इस तरीके इस चीज़ पे हम लोग वार्तालाप करेंगे। सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे जोड़ा जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। इसका एम क्या है कि भाई हम प्रोवाइड कर सकें सभी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि फॉर्मल है नेचर में, अफोर्डेबल मैनर में। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन को नीचे सबसे ग्राउंड रूट लेवल तक पहुंचाया जा सके, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाई जा सके, यानी ये जो वित्तीय साक्षरता है उसको बढ़ाया जा सके। उसके अलावा कंज्यूमर के प्रोटेक्शन पे भी हम ध्यान देंगे। इस स्ट्रैटेजी के तहत कुछ पिलर्स बताए गए हैं जो हमको अपना मकसद अचीव करने में यानी वित्तीय समावेशन में बहुत काम आएंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी भी है उनका यूनिवर्सल एक्सेस करवाना है। उसके अलावा फिर फाइनेंशियल सर्विसेज का
एक बेसिक बुके बनाना है, यानी एक गुलदस्ता टाइप की चीज़ आपको बना लेनी है जिसमें सभी फाइनेंशियल सर्विसेज कवर हो जाएंगी। फिर लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट का भी एक्सेस यहाँ प्रदान करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर अगर मैं कहूँ तो वित्तीय साक्षरता और शिक्षा प्रदान करनी है। कस्टमर के प्रोटेक्शन पे भी बराबर ध्यान देना है। अगर किसी कस्टमर को कोई दिक्कत है तो उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी तैयार करना है। और अल्टीमेटली सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब जितने भी फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। देखिए, जो भी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो भी स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें करते हैं, जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड विंग है, इन सभी को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ सफल हो पाएगी। इसके तहत कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, जैसे कि डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको बढ़ाना है। कहाँ तक? कोऑपरेटिव बैंक तक, और भी जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं वहाँ तक। उसके अलावा जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हैं, जैसे कि फेयर प्राइस शॉप्स, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ तक हमको डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचाना है, जिससे कि आम आदमी तक हर एक सुविधा पहुँच पाए। ये कैसे हो सकती है? ये ऐसे हो सकता है अगर आप डिज़ाइन करें, डेवलप करें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इस तरीके से कस्टमाइज़ करें कि वो आज के युग के लिए, आज के टाइम के लिए, हर एक सेक्टर के लिए अडेप्टेबल हो। और यहाँ पे ये सब कौन करेगा? ये सब डेवलप करेगा बैंक। और एक बार चलो बना दिया, अब ज़रूरी है उसको डिलीवर भी करना। आपने बना तो दिया है लेकिन डिलीवर करेंगे नहीं जब तक, तब तक काम नहीं बनेगा। और वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप जो भी फिनटेक कंपनीज़ है, यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ में लेके चलने वाली कंपनीज़ हैं, उनकी मदद लीजिए। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स की मदद लीजिए जो दूर दराज के कोनों में भी खड़े रहते हैं और बैंक का काम करते हैं। उसके अलावा जो भी अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से संबंधित प्रोग्राम्स हैं और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित प्रोग्राम है, जैसे कि NRLM, NULM, प्रधानमंत्री कौशल विकास, जो कि स्किल पे फोकस करता है। तो इन सब के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको एक ही दायरे में ले आएँ, उन सबको कन्वर्ज कर दें और फिर चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उसके अलावा हर एक चीज़ के इंटरनल ऑडिट्स होना ज़रूरी है। ऑडिट होंगे तभी आपको पता पड़ पाएगा कि एक्चुअली कहाँ तक काम बन रहा है, क्या उसकी एक्चुअल क्वालिटी है, क्या उसकी एफिकेसी है। कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना ज़रूरी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। फाइनली सब कुछ नीचे तक पहुंचाने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच चाहिए। मतलब आपको केंद्रीकरण नहीं करना है, आपको नीचे तक पहुंचने के लिए जितना हो सके डिसेंट्रलाइज इस चीज़ को करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग के बारे में बात करेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रोड मैप अनवील किया है, यानी उसने सबके सामने रखा है। इस मैप के ज़रिए बताया गया है कि किस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग होगी। अब भाई यूनियन कैबिनेट ने वर्ष 2019 के दिसंबर महीने में नाई को, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑथराइज़ किया था कि वो इनविट सेटअप कर सकता है। इस ट्रस्ट ने एनेबल कर दिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि वो जो भी नेशनल हाईवेज कंप्लीट हो चुके हैं वहाँ पे टोल कलेक्ट कर सके और अपना खुद का खर्चा चला सके, यानी खुद की फंडिंग रिक्वायरमेंट को मीट कर सके एटलीस्ट फॉर एन ईयर, यानी कम से कम एक साल के लिए। तो शुरुआत में जो नाई है वो करीब 15,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में इनविट ऑफर रेज करेगा, बाद में वो और बड़े राउंड पे जाएगा। गवर्नमेंट चाह रही है और भी कुछ विकल्प मिल सकें जिसके तहत फाइनेंसिंग को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके पब्लिक स्पेंडिंग से, रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। उसके अलावा जो हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पढ़ी थी और अगले 5 साल में उसमें जो भी इम्प्लीमेंट होने वाले प्रोजेक्ट्स थे उसके तहत रोड सेक्टर को 19% यहाँ पे मार्क किया गया है कि उसको इतना पैसा दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट के तहत। फिर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है, सरकार ने सेटअप किए थे, इसकी खुद का एक्ट बना था 1988 का है। अपने खुद के अधिनियम के तहत ये बॉडी सेटअप की गई है। क्यों सेटअप की है? जिससे नेशनल हाईवेज़ का डेवलपमेंट हो सके, मेंटेनेंस हो सके, मैनेजमेंट हो सके और उसके संदर्भ में जो भी मैटर्स उससे जुड़े हुए हैं उन सबको यहाँ पे देखा जा सके। नाई को यहाँ पे ये मैंडेट दिया गया है कि वो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एवर हाईवे प्रोजेक्ट है और वो उसको फेज्ड मैनर में चला सकती है। अब हम बात करें इनविट क्या होता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, जो कि नाई के लिए भी खोला गया है। ये जो है ये म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है। समझ लीजिए एक डब्बा है, इस डब्बे में यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सभी के इन्वेस्टमेंट इस डब्बे में एक साथ रख दिए गए और अब ये इन्वेस्टमेंट जो हैं ये किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ चैनलाइज किए जाएंगे और बाद में उस प्रोजेक्ट से जो भी आमदनी होगी उसके तहत इन लोगों को डिविडेंड्स दिए जाएंगे।
तो बस इस तरीके से चलता है। इसके तहत होता यह है कि हम लोग पब्लिक मनी को एक जगह इकट्ठा कर पाते हैं और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें उस टाइम मनी की ज़रूरत है उसमें इस चीज़ को चैनलाइज कर लिया जाता है। तो इसका जो काम है वो म्यूचुअल फंड जैसे होता है। इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल कोई भी यहाँ पे अपना पैसा डाल सकते हैं। उसके अलावा ये एक ट्रस्ट के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन ट्रस्ट एक्ट से 1882 के, और सेबी जो है वो इसको रेगुलेट करता है और उसी के रेगुलेशन नियम के अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जाता है। इसका मेन एम होता है कि जो पैसा है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। फिर हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। कैबिनेट कमेटी जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स की है उसने अभी एक कैपिटल ग्रांट अप्रूव कर दी है वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पे इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के लिए, जिससे कि वो सेटअप कर सके नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड। इसके लिए 5,559 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं एज वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब ये जो प्लान है, ये पाइपलाइन है, ये करीब 1656 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन होगी। ये नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स को कनेक्ट करेगी, जिसमें 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम भी आता है। और ये एक हिस्सा है हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यानी आर्थिक और सामाजिक विकास हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, पूर्वोत्तर क्षेत्र का, इसी को हमने इस विजन में देखा है। अब ये नेशनल गैस ग्रिड के बारे में समझते हैं। ये कुछ नहीं है, गैस पाइपलाइन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ग्रिड इस तरीके से कोई ग्रिड है जो कि एक इकोनॉमिकल और सेफ तरीका है ट्रांसपोर्ट करने का नेचुरल गैस को। इससे होगा क्या, उन एरियाज़ में जहाँ पे गैस की कमी है उन एरियाज़ में गैस पहुँचाई जा सकेगी एक गैस ग्रिड से या फिर एक गैस पाइपलाइन से। जैसे आप समझते हैं कि पानी एक जगह से दूसरी जगह कैनाल से पहुँचाया जा रहा है, यहाँ पे आप समझिए इस ग्रिड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह गैस पहुँचाई जा रही है। तो इससे होगा क्या, पूरे ही देश में गैस की अवेलेबिलिटी होगी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी अगर हम बात करें तो हमारे देश में 16,800 किलोमीटर की लॉन्ग गैस की पाइपलाइन नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है और ऑपरेशनल है, लेकिन हम पूरे कंट्री में गैस को पहुंचा पाए बिना किसी समस्या, इकोनॉमिकली वायबल और एक सेफ मोड में। उसके तहत हमने ये डिसाइड किया है कि हम 14,300 किलोमीटर की पाइपलाइन और बिछाएंगे और इसको हम कंप्लीट करेंगे नेशनल गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के तौर पे। इससे हर एक रीजन में गैस की अवेलेबिलिटी होगी, वो भी ईजिली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक मैप आपके लिए बना दिया है जो गैस पाइपलाइंस मेजर प्रोजेक्ट के तौर पे हमारे सामने है। जो पहली है वो है जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इसको हम लोग प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा ऑफ द ईस्टर्न इंडिया भी बुलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसको ये ऊपर वाले प्रोजेक्ट के ही इंटीग्रल पार्ट के तौर पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन गैस ग्रिड, यहाँ पे 5 अलग अलग जॉइंट वेंचर्स जो कि ऑयल और गैस से संबंधित है और CPSE हैं, जैसे कि गेल, IOCL, ऑयल, ONGC और NRL इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं और इसको साथ मिलकर नाम दिया गया है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। और ये जो है यही इस पाइपलाइन का निर्माता है। फिर चौथी है कोची कोत्तानाद बैंगलोर मैंगलोर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। 5वीं है एन्नोर थिरुवल्लुवर थिरुवल्लूर बैंगलोर पुडुचेरी नागापट्टिनम मदुराई टूटिकोरिन नेचुरल गैस पाइपलाइन। ये जो है ये 1385 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन है और IOCL द्वारा इसको ले डाउन किया जा रहा है। फिर हम चलते हैं एक रिपोर्ट पे जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज़ की, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपके जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे यानी ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। ये बताता है क्या ट्रेंड रहे हैं 2020 में। हाईलाइट के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे लेबर मार्केट में सबसे बड़ी क्या समस्याएं रही हैं वो इसने एनालाइज की हैं। पहली समस्या बता रहा है कि स्लो पेस रहा है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का स्ट्रक्चर रहा है लो इनकम कंट्रीज़ में वो कमज़ोर रहा है। उसके अलावा लेबर का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेबर सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन डिमांड इतनी नहीं है, तो इस वजह से करीब पूरे वर्ल्ड में 188 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं। शॉर्टेज ऑफ जॉब्स हैं, हमको मालूम ही है, और ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, ये चीज़ आगे भी चलने वाली है और ये करीब 2.5 मिलियन हो जाएगी 2020 में।
यानी ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। भारत का तो बढ़ ही रहा है, ग्लोबल लेवल पे भी बढ़ने वाला है। कुछ समस्याएं हैं डिसेंट वर्क ना ऑब्टेन कर पाने में। सबसे पहले पेड जॉब एक गारंटी नहीं देता कि आपकी वर्किंग कंडीशन भी बढ़िया होंगी। उसके अलावा इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, जेंडर रिलेटेड, एज रिलेटेड, जोग्राफिकल लोकेशन रिलेटेड, और इस तरीके की इनइक्वालिटीज़ ने मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में बहुत समस्या हो रही है। महिलाओं के लिए और जो भी यूथ है उसके लिए एक अलग ही समस्या है। महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो सिर्फ 47% था और मेल से 27 परसेंटेज पॉइंट कम था, मेल का 74 था। तो देखिए आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जेंडर गैप कितना ज़्यादा है। तो ऐसी जेंडर डिस्पैरिटीज अगर चलती रहीं तो ये एम्प्लॉयमेंट के रास्ते में हमेशा रुकावट बन के खड़ी रहेंगी। और उसके अलावा इसने एनालाइज किया है आने वाले समय में क्या रिस्क है। कह रहा है हो सकता है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लग जाएं, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ लगा लें अलग अलग कंट्रीज, जिसके तहत इम्पैक्ट आए एम्प्लॉयमेंट पे। और ये जो रिपोर्ट है इसमें आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो गए जिसमें आप ये बता पाएंगे अभी क्या समस्याएं चल रही हैं लेबर से रिलेटेड। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आए तो इस रिपोर्ट के आप पॉइंट ज़रूर मेंशन करके आएँ। तो दोस्तों अपना आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर सीरीज़ से आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो रहे होंगे और आपको चीज़ें समझने में आसानी हो रही होगी। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।